गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आपने लॉ पढ़ते हुए ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे जिन्होंने देश के कानून को बदल के रख दिया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ना ही सिर्फ देश के कानून को बदलते हैं बल्कि पूरा का पूरा इतिहास लिख डालते हैं, एक पूरे समुदाय के इतिहास को बदल करके, एक पूरे समुदाय के लिए उनके अधिकार उन्हें दे करके। ऐसा ही एक केस ये भी है जिसने पूरे एक समुदाय को, उनके फ्यूचर को, उनके प्रेजेंट को सिक्योर कर दिया और बदल करके रख दिया। सो वेलकम टू द एपिसोड 11 ऑफ स्कूप बाय जुडिशरी गोल्ड, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फेमस केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक ऐसे समुदाय की बात हो रही है जिन्हें उनके अधिकारों से अब तक वंचित रखा जा रहा था। हम 2018 में थे लेकिन लोगों के पास इतना बेसिक अधिकार भी नहीं था। क्या था ये केस, क्या था पूरा मामला, कौन से ऐसे प्रावधान थे जिनको चुनौती दी गई इस पूरे केस के अंदर, हम देखेंगे आने वाले समय में। सो लेट अस सी कि सबसे पहले तो जिनके नाम से ये केस बहुत फेमस है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ही वाज वन ऑफ द 5 पिटिशनर्स। इस पूरे केस में 5 पिटिशन थी जिनको सुना जा रहा था। उन्हीं में से एक पिटिशन नवतेज सिंह जौहर की भी थी। इनका जन्म 8 अगस्त 1959 को हुआ था और ये एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर थे, साथ में योगा भी प्रैक्टिस किया करते थे एंड उन्हीं परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये अपना करियर बहुत अच्छी तरीके से बना चुके थे। लेकिन इनके जीवन में एक समस्या थी और उस समस्या का फाइनली एक तरीके से आप कह सकते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने ये पिटिशन लगाई यहाँ पर। और वो पिटिशन थी जेंडर ओरिएंटेशन को लेकर के, या आप कह सकते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के। सो लेट अस सी कि इस पिटिशन में किया क्या गया। इस पिटिशन में प्राइमरीली चैलेंज किया गया था सेक्शन 377 आईपीसी को। अब सवाल उठता है 377 आईपीसी है क्या। सो लेट अस सी कि 377 आईपीसी क्या बोलता है। देखिए, सेक्शन 377 आईपीसी बात करता है कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर को पनिश करने की। अब what do you understand by intercourse against the nature of against the course of nature? देखिए, या against the order of nature, अगर हम बात करें प्राकृतिक इंटरकोर्स की यानी कि नेचुरल इंटरकोर्स की, तो एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स which will most probably result into procreation of children, because primarily intercourse का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो procreation of children है। So every type of intercourse which results in the procreation of children is termed as natural intercourse, और which will probably, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है आपका अननेचुरल इंटरकोर्सेज, ठीक है। अननेचुरल इंटरकोर्सेज या फिर इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का अर्थ होता है कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट जिसके परिणाम स्वरूप प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर, ठीक है। कि आप कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा ले, रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता है, प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता है। जबकि हम मान के चलते हैं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका प्राइमरी पर्पस ही क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही या प्राइमरी रिजल्ट ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए या प्रोक्रिएशन होना चाहिए। सो यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ इंटरकोर्सेज जिनके रिजल्ट के तौर पे आपका प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता, उन सबको अननेचुरल ऑफेंसेस माना गया, अननेचुरल इंटरकोर्स माना गया है। जैसे कि एनल इंटरकोर्स, ओरल इंटरकोर्स, सोडोमी या बेस्टियलिटी फॉर दैट मैटर, ठीक है। अब इसी कैटेगरी में एक ऐसी कम्युनिटी फॉल हो जाती है या एक ऐसी कम्युनिटी का इंटरेस्ट फॉल हो जाता है जिन्हें हम अब तक यहाँ पर वंचित रख रहे थे। वो कम्युनिटी है होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, ठीक है। बिकॉज प्राइमरली द काइंड ऑफ इंटरकोर्स दैट दे प्रैक्टिस इज एनल और ओरल इंटरकोर्स, जबकि 377 क्लियरली इस तरह के इंटरकोर्सेस को अपराध बताता है। तो जब आप इस तरह के इंटरकोर्सेस को अपराध बताते हैं और वहीं पर एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से या अपने लव इंटरेस्ट की वजह से सिर्फ इसी तरह का इंटरकोर्स प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रीचर्स एंड बिटवीन द लॉ। तो यहाँ पर इसी कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंज किया गया था इस पर्टिकुलर पिटिशन के अंदर। देखते हैं कि यहाँ पर ये पिटिशन आई कैसे। 2009 के अंदर एक केस आया था, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि जो सेक्शन 377 आईपीसी है, insofar as it criminalized consensual homosexual relations between adults was unconstitutional। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि पूरे तौर पे, संपूर्ण तौर पर आपका 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन उसका जितना हिस्सा कंसेंशुअल
होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन दी अडल्ट्स को पनिश करता है, वो असंवैधानिक है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि 377 क्या क्या चीजों को एड्रेस करता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन 377 के अंदर तीन बातें हैं, ठीक है। एक तो है आपका सोडोमी, दूसरा है आपका बेस्टियलिटी। दो बातें, सोडोमी बेस्टियलिटी। सोडोमी की अगर मैं बात करूं तो इट बेसिकली मीन्स एनल इंटरकोर्स और ओरल इंटरकोर्स, ठीक है। ओरल इंटरकोर्स। जब बेस्टियलिटी मीन्स इंटरकोर्स विद एनिमल्स, इंटरकोर्स विद एनिमल्स, है ना, विद अनदर स्पीशीज। तो अब यहां तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरकोर्स कर रही हैं तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो चांस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या माना गया, अननेचुरल माना गया। दूसरा, एनल इंटरकोर्स एंड ओरल इंटरकोर्स, अगेन इन दोनों के परिणाम स्वरूप भी प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इन दोनों को भी अननेचुरल इंटरकोर्स माना गया। बट एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा तबका जिसे हम LGBTQ यानी कि आपका लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स, गे कम्युनिटी मानते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मानते हैं, उनका जो सेक्सुअल प्लेजर है वो यही लाई करता है ना। या आप कह सकते हैं कि उनका जो सेक्सुअल लाइफस्टाइल है वो यही लाई करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रेस्ट्रेंट्स। तो इस कारणवश ये इसी तरीके के लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। देश का कानून इसे क्या बताता है, आपका एक तरीके से अपराध बताता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि यदि दो अडल्ट, दो कंसेंटिंग अडल्ट, ठीक है, दोनों मेल बना रही हूँ बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग, मतलब आई एम ट्राइंग टू स्पीक ऑफ होमोसेक्सुअल कपल, दो होमोसेक्सुअल लोग हैं, दोनों अडल्ट हैं, ठीक है। एंड इफ दे आर कंसेंटिंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एन एक्ट, if they are consenting towards this kind of an act, it should not be an offense। और क्योंकि 377 इस तरह के दो कंसेंटिंग अडल्ट के बीच में भी इस तरीके के इंटरकोर्स को अपराध बताता है, इसीलिए ये इस हद तक असंवैधानिक है। हाँ, यदि आप एक माइनर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो अपराध है, यदि बिना कंसेंट के आप कर रहे हैं तो वो अपराध है, ठीक है। लेकिन अगर दो अडल्ट्स हैं और दोनों कंसेंट देते हुए आपस में ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये अपराध नहीं है, चाहे दोनों में से किसी एक का जेंडर अलग हो या दोनों के जेंडर्स सेम हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा सेक्शन 377 क्या है। Now, High Court gave a very clear judgment about it कि only to the extent of consenting adults having intercourse of this kind, it should not be criminalized। इसको decriminalize कर दो। बाकी पूरा सेक्शन जो है आपका ऑफेंस रहने दो कि बेस्टियलिटी ऑफेंस है, बिना कंसेंट के इस तरीके का अपराध करना या इस तरीके का इंटरकोर्स करना ऑफेंस है, माइनर के साथ इस तरीके का ऑफेंस करना या माइनर्स के बीच में इस तरीके का एक्ट होना, ये सब ऑफेंस है। बट जहां कंसेंटिंग अडल्ट है वहां पर इसको अपराध मत रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर उस हद तक असंवैधानिक बता दिया गया सेक्शन 377 को। फिर आया 2013 में एक और केस, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने क्या कर दिया, इस जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए कह दिया कि नहीं भाई, आपका जो सेक्शन 377 आईपीसी है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये असंवैधानिक नहीं है किसी भी हद तक, ना ही इसका कोई हिस्सा असंवैधानिक है, ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहीं से आपकी बात निकल करके आती है प्रेजेंट पिटिशन की। अब इसी जजमेंट के चलते 2013 में जब ये जजमेंट आया तो 2016 में परिणाम स्वरूप बहुत सारे पिटिशन लगाए गए। 5 पिटिशन थी जिनमें से एक नवतेज सिंह जौहर की भी पिटिशन थी। इन सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुना और ये सब के सब संवैधानिक वैलिडिटी चैलेंज कर रहे थे आपकी सेक्शन 377 आईपीसी की, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस को पनिश करता था। Now, they sought recognition of sexual orientation। इस पर्टिकुलर पिटिशन में इन्होंने ना ही सिर्फ सेक्शन 377 को टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट बिटवीन दी कंसेंटिंग अडल्ट्स को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी थी या असंवैधानिक घोषित करने की बात करी थी, वहां के उसके साथ साथ इन्होंने रिकग्निशन मांगा था सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए कि भाई अगर दो लोग हैं और या एक कोई व्यक्ति है जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेजॉरिटी से अलग है तो उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को टैबू की तरह ना देखा जाए बल्कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, एंड साथ में सेक्सुअल ऑटोनॉमी को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। आप एक पूरे तबके को जो गे है या जो लेस्बियन है या जो ट्रांसजेंडर्स है या बाइसेक्सुअल्स है
है, आप उनको पूरा क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं उनके बेसिक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तो यहाँ पे सेक्सुअल ऑटोनॉमी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज करने की मांग की गई और कहा गया कि ये सब कुछ आर्टिकल 21 और 14 और 15 19 के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सो दे आस्क कि आर्टिकल 21 14 19 एंड 15 basically protect their sexual autonomy and sexual orientation. Therefore, the Supreme Court also must recognize them, and the law of the nation must recognize them by now. अब देखते हैं कि इसमें इंटरवेंशंस क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थे। अब एक बहुत क्लियर कट पिटिशन थी जहां पर कुछ लोग, एक बहुत बड़ा समुदाय इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, लेकिन वहीं पर एक तबका वो भी था जो मेजोरिटी में था और जो इनके विरुद्ध था। इस तबके में बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, क्रिश्चियन ग्रुप शामिल थे, सिविल सोसाइटी बॉडी शामिल थी, जो ये आर्ग्यू कर रही थी कि अगर आप इस तरीके की चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, तो ये पब्लिक मोरालिटी को वायलेट कर देगा, ये रिलीजियस बिलीफ्स को वायलेट करता है, हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट को वायलेट करता है, हमारी सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को वायलेट करता है और पब्लिक हेल्थ को वायलेट करता है, एड्स और एचआईवी जैसे कंसर्न्स को या ऐसे रिस्क को और बढ़ावा देता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइनली क्या इश्यूज आए, एंड बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे, सो लिसन वेरी केयरफुली। पहला इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर आया वो ये था कि क्या वाकई में संवैधानिक है 377 या नहीं है। ठीक है, सो वेदर इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइजेस कंसेंशुअल सेम सेक्स एक्ट्स अमंग द अडल्ट्स इन प्राइवेट, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 15 19 एंड 21। पहला सवाल ये। दूसरा, क्या ओवर रूलिंग और रिकंसिडरिंग कौशल decision, whether 2013 decision in कौशल should be overruled or modified, कि क्या जो डिसीजन आया था आपके सुरेश कौशल के केस में, क्या उसको ओवररूल करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, एक ये कंसर्न था सामने। तीसरा कंसर्न था राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, इन सब का क्या, वेदर द चॉइस to engage in intimate acts that which is a very private sphere is protected under article 21, क्या इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा आर्टिकल 21 के तहत या नहीं दिया जाएगा। चौथा था इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, whether the law discriminates on the basis of sexual orientation and whether the classification is reasonable। कोर्ट के सामने ये सवाल आकर के खड़ा हो गया था कि आप एक पूरे तबके को इस आधार पर सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि क्योंकि तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है तुम्हें क्रिमिनल बनाया जा सकता है या तुम क्रिमिनल हो। तो क्या ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जबकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई ना तो कोई बीमारी है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो किसी के वश में है। तो इसके आधार पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना नहीं होगा। उसी के साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या, वेदर क्रिमिनलाइजिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल आइडेंटिटी। भाई किसी व्यक्ति की अपनी खुद की स्वयं की पहचान है, उसका स्वयं का अभिव्यक्ति का अधिकार है, मेरे पास एक्सप्रेशन का राइट है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। अब मेरी भावनाएं क्या है जिन्हें मैं अभिव्यक्त करना चाहती हूं, उन्हें अगर आप रोक लगा देते हैं पहले से ही गलत मान के, तो क्या ये मेरे अभिव्यक्ति के अधिकार पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे रुकावट नहीं है। अब उसके बाद में अगला इशू जो था कोर्ट के सामने, स्कोप एंड लिमिटेशन, कि यदि हम 377 के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसको क्रिमिनलाइज करते हैं या डीक्रिमिनलाइज करते हैं, तो क्या हद होनी चाहिए, क्या लिमिटेशन होने चाहिए, क्या स्कोप होना चाहिए। आखिरी था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाउ द कोर्ट शुड अप्रोच द इवॉल्विंग राइट्स वर्सेस द सोशल मोरालिटी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर एक हाथ में आपके सामने होता है प्रोग्रेसिव होने का ऑप्शन, जहां पर आप संवैधानिक मोरालिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल जैसी बड़ी बड़ी फिलोसफीज, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज और प्रोग्रेसिव थॉट्स को फॉलो कर सकते हैं, एक प्रगतिशील रास्ते पर चल करके देश के कानून को प्रगतिशील बना सकते हैं, प्रगति की राह दिखा सकते हैं, इनलाइटन कर सकते हैं। बट वहीं दूसरी ओर लाई करता है हमारा सोशल फैब्रिक, जो बहुत ही टाइट नेट है और कई जगहों पर बहुत ज्यादा रिजिड, रूढ़िवादी सोच से भरा हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट्स के सामने भी हमेशा यही चैलेंज आता है कि किसको ऊपर रखा जाए, सोशल मोरालिटी को या संवैधानिक
संवैधानिक मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी में कौन है जिसे जिताया जाए और कौन है जिसे साइड कर दिया जाए। और देखिए हम कंप्लीटली तो दोनों को ही साइडलाइन नहीं कर सकते, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस स्ट्रक बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट द कोर्ट्स हैव टू फेस, कि आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है ना, आपको दोनों के बीच में एक तरीके से एक बैलेंस लाना पड़ता है, जो आपको ना ही सोशल मोरालिटी कंप्लीटली खत्म करने देता है और ना ही संवैधानिक मोरालिटी खत्म कर देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने से रोक नहीं सकते, और ऐसा करना हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, इनफैक्ट हम इंडिविजुअल्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सो अब देखते हैं कि जजमेंट क्या है। जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जजमेंट सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रहा है, ये बदलते समय के साथ बदलते अधिकारों और बदलती जरूरतों की बात कर रहा है। यहाँ पे 5 जजेस की एक संवैधानिक बेंच बिठाई गई, जिसमें थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा, एम खानविलकर साहब। अब इन पांचों के पांचों ने यूनानिमसली कहा कि सेक्शन 377 इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन अडल्ट्स इन प्राइवेट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन्होंने पूरे 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। इनका कहना था कि सिर्फ उस हद तक जहां तक आप दो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स को पनिश करते हैं, वो भाग क्या है अपने आप में गलत है, वो भाग अपने आप में गलत साबित कर देना चाहिए। एंड ऐसे अडल्ट्स को जो कंसेंट के साथ में, आपसी कंसेंट, आपसी रजामंदी के साथ में ऐसे एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पूरी आजादी होनी चाहिए, उनको पूरी लिबर्टी होनी चाहिए इस तरीके के एक्ट्स में इंडल्ज हो पाने की। फर्दर कोर्ट ने इसको रीड डाउन करके रेड इट डाउन एंड टू एक्सक्लूड दोज एक्ट्स, और उनको उन एक्ट्स को ऑफेंस के श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन बेस्टियलिटी वहीं पर रहा, माइनर्स के साथ या बिना कंसेंट के ऐसे अपराध करना वहीं पर रहा। पार्ट criminalizing non-consensual sex with minors and bestiality remains valid and enforceable. So as I said कि non-consensual acts punishable ही रहेंगे 377 में, minors के साथ ऐसे acts punishable रहेंगे आपके 377 में, और bestiality यानी कि intercourse with animals, that too will remain an offense only under this particular act. साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने, अब जानते हैं कि अपना जजमेंट किस बेसिस पे दिया, व्हाट वर द रीजंस, क्योंकि सिर्फ एक जजमेंट पढ़ना जरूरी नहीं है, उस जजमेंट को किन बातों पर आधारित किया गया, रीजंस क्या दिए कोर्ट ने, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इनेट, नेचुरल एंड इम्यूटेबल। कि भाई देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से दी गई है, ये आपके अंदर से आने वाली आवाज है, ये आपके अंदर से आपकी आवश्यकता है ना, ये आपकी पहचान है जो आप अपने आप को धीरे धीरे समय के साथ समझ पा रहे हैं। ये कोई आपके ऊपर इम्पोज करी हुई चीज नहीं है, और ना ही इसको इम्पोज किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे साथ में कोई दो लोग ऐसे रहते हैं जो होमोसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है, तो उनके साथ साथ मैं भी होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल हो जाऊंगी, है ना। सो बिकॉज sexual orientation is something which comes from within, it cannot be imposed from the outer world। तो कोर्ट का यही कहना था कि देखिए ये बहुत इनेट चीज है, बहुत नेचुरल चीज है, इम्यूटेबल चीज है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही आप इस पे कोई काबू पा सकते हैं। आप किसी को कितना भी समझाएं, कितना भी सिखाएं, कितना भी आप उसे दंड दें, यदि उस व्यक्ति का ओरिएंटेशन एक सर्टन तरीके का है तो वो वही रहने वाला है, वो बदल नहीं जाएगा। हाँ, आप उसे सप्रेस करके उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध जीवन जीने पर मजबूर कर सकते हैं, बट उसका अर्थ ये नहीं निकल करके आएगा कि उसके जीवन की चॉइसेस बदल गए। उसकी चॉइसेस आज भी वही है, उसकी प्रेफरेंसेस आज भी वही है। हाँ, वो प्रेशर के कारण या वो सोसाइटी के डर के कारण शायद अपनी प्रेफरेंसेस परसू नहीं कर पा रहा है, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी आपकी चॉइसेस बदलती नहीं है। तो ये इनेट है, अंदर से आने वाली चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल अकरेंस है। और तीसरा, ये इम्यूटेबल है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है, इसको बदला नहीं जा सकता है किसी भी तरीके के मेडिकेशन से या किसी तरीके की काउंसलिंग से, समझाइश से। फिर कोर्ट का कहना था राइट टू प्रिवेसी एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। अब ये हम ऑलरेडी केएस पुट्टास्वामी के केस में अपहोल्ड कर चुके थे, तो दिस केस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन फॉर दी नवतेज सिंह जौहर जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 का हिस्सा मान चुके थे, डिसीजनल ऑटोनॉमी को हिस्सा मान चुके थे आपके राइट टू प्रिवेसी का। इसीलिए हमें यहीं से आपका आधार मिला, एक तरीके से, या बेस मिला, नींव मिली, फाउंडेशन मिला टू बेस आर राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21।
फिर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी कोर्ट का कहना था कि ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को समाज से बाहर कर देना, समाज का एक हीन हिस्सा मान लेना अपने आप में सही नहीं है। और ये क्या है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हनन है। समता का या इक्वालिटी का मायने जो है वो इस केस में आप कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से समझाए गए थे, और पूरे के पूरे इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रेजुविनेट किया गया है एक तरीके से, जहां पर irrespective of the choices of the LGBTQ community, they were given the guarantee कि आप एक समान हैं बाकी नागरिकों के मुकाबले, आपको समता का अधिकार है जैसे देश में रहने वाले बाकी नागरिकों को है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया कि भाई देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल सच बात है। यदि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास में अभिव्यक्ति का या मेरे पास में वाक स्वतंत्रता है, मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, तो ये बात बहुत सिंपल है कि मैं मेरे मन में आने वाली बात, मेरे ख्याल, मेरी सोच, मेरी विचारधारा आपके सामने अभिव्यक्त कर सकती हूँ, प्रकट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने निजी जीवन के बारे में ही आपसे नहीं बता पा रही हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ और मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, जो कि गलत नहीं होनी चाहिए दुनिया के लिए, तो ये अपने आप में मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रुकावट है। कोर्ट ओवर रूल्ड द कौशल किशोर uh, declaring the judgment, declaring its reasoning that only a minuscule minority was affected। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था कि ना, कोर्ट का कहना था कि एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी, जो दो जजेस के बेंच ने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा ही एक नैरो माइंडेड सा जजमेंट दिया। उनका कहना था कि बहुत मिनिस्कल, बहुत छोटी सी माइनॉरिटी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, इस पर्टिकुलर प्रावधान से, एंड हेंस इट शुड बी मेड एन ऑफेंस ओनली। एंड सिर्फ इतनी छोटी माइनॉरिटी के लिए हम इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि डीक्रिमिनलाइज करने पर सोशल फैब्रिक पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो काफी ग्रेटर होने वाला है। एंड कंपेयर टू इट्स इम्पैक्ट, द अमाउंट ऑफ पीपल who are apparently getting negatively impacted by this particular provision is very less। बहुत छोटा वो है कि proportionately अगर तुम देख रहे हो तो इधर लोग बहुत कम है जिनको आज 377 के एक अपराध होने से फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर इसे हम अपराध नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ा जो पूरी मेजोरिटी सोसाइटी है वो, उसका सोशल फैब्रिक, पूरी की पूरी सोसाइटी, सभी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, और ये अच्छा नहीं होगा समाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कह देना कि एक बहुत छोटा तबका बुरा तकलीफ में है इस बात से, ये अपने आप में एक अच्छा रीजनिंग ही नहीं है। ठीक है। उसके साथ में कोर्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ लॉ एंड फॉर कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक। तो यहाँ पर इन सारी बातों को साथ में सम्मिलित करते हुए, इन सारी रीजनिंग्स को साथ में सम्मिलित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली पूरे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एक बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला जजमेंट दिया, जहां पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के तहत कवर होगा, और इसको पूरा का पूरा गारंटी दिया जाएगा आर्टिकल 21 के द्वारा। एंड हेंस कीपिंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप of the kind that is mentioned in 377, if it is consensual between the adults and in private, it will not be an offense at all। ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने पार्शली डीक्रिमिनलाइज करते हुए 377 को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया इस पूरे के पूरे तबके को, इस पूरी कम्युनिटी को। सब चलिए, आई होप ये जजमेंट आप सबको पसंद आया होगा। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी इस जजमेंट को लेकर के, सो जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी मैं उनके कमेंट, उनके रिप्लाईज के ऊपर, उनके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर दूंगी। इस वीडियो का लिंक, स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्कूप। टिल देन आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।